दोस्तों नमस्कार। उम्मीद कर रहा हूं आप सब लोग अच्छे होंगे। करंट इलेक्ट्रिसिटी का आज हमारा 11वां एपिसोड है। लास्ट एपिसोड में हम रेजिस्टेंस कैलकुलेशन को समझ रहे थे। उसके बाद हमने देखा कि अगर हमारे पास दो आइसोलेटेड कंडक्टर हैं, शेप साइज डिफरेंट हो सकते हैं, और अगर उनके बीच में मैं कोई लॉसी डाइलेक्ट्रिक लगा दूं तो उन दोनों कंडक्टर में एक चार्ज स्टोर करने की कैपेसिटी डेवलप हो जाएगी, जिसको हम कैपेसिटेंस बोलते हैं। दूसरा, उन दोनों कंडक्टर के बीच में एक रेजिस्टेंस भी डेवलप होगा। ये रेजिस्टेंस क्यों डेवलप होगा? बिकॉज हमने जो डाइलेक्ट्रिक मटेरियल लिया है कंडक्टर के बीच में, वो डाइलेक्ट्रिक मटेरियल लॉसी है। इसका मतलब उसके पास अपनी एक कंडक्टिविटी है। तो अगर आपने कंडक्टर के ऊपर कुछ चार्जेस को दिया तो वो चार्ज लीक होना स्टार्ट कर देते हैं वाया दैट डाइलेक्ट्रिक। तो बिकॉज ऑफ दैट हम उस डाइलेक्ट्रिक को भी कंसीडर करेंगे। उसकी कंडक्टिविटी की वजह से हमें दोनों कंडक्टर के बीच में एक रेजिस्टेंस दिखाना होगा। तो अगर मैं इस सिचुएशन का एक इलेक्ट्रिकल मॉडल बनाऊं तो मुझे एक तो कैपेसिटेंस दिखाना होगा दोनों कंडक्टर के बीच में, और एक रेजिस्टेंस भी दिखाना होगा। और हमने ये देखा था कि ये जो रेजिस्टेंस है और जो कैपेसिटेंस है, इन दोनों का जो प्रोडक्ट आएगा वो कंडक्टिविटी एंड परमिटिविटी से जुड़ा रहेगा। जो डाइलेक्ट्रिक मटेरियल उसकी अपनी कंडक्टिविटी होगी और एक परमिटिविटी होगी, उसके साथ रिलेटेड होता है। तो इसका मतलब अगर दो कंडक्टर के बीच में हमें कैपेसिटेंस पता है तो हम रेजिस्टेंस को कैलकुलेट कर सकते हैं। अब ये जो रेजिस्टेंस है ये प्रैक्टिकली बहुत सारी जगह पे हमें दिखाना होता है। जैसे कि मैंने एग्जांपल लिया था ट्रांसमिशन लाइन का। हमने देखा था कि ओवरहेड ट्रांसमिशन लाइन जो होती है और नीचे ग्राउंड होता है, दोनों की कंडक्टिंग सरफेस हो गए, एक ऊपर वायर हो गया, नीचे ग्राउंड हो गया, दोनों का आप कंडक्टिंग सरफेस मान सकते हो, और बीच में एयर है, एयर डाइलेक्ट्रिक की तरह काम करेगी। तो जैसे आप पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करोगे तो जो ऊपर कंडक्टिंग वायर है उसके ऊपर चार्जेस अपीयर होंगे और कुछ चार्ज लीक होते रहेंगे। इसका मतलब है जो बीच में मीडियम है उसकी कुछ कंडक्टिविटी है, तो उसका अपना एक रेजिस्टेंस भी होगा। वो रेजिस्टेंस आप कैलकुलेट कर सकते हो, और रिप्रेजेंटेशन में आपको कैपेसिटेंस एंड रेजिस्टेंस को पैरेलल में दिखाना होगा। जनरली हम इस रेजिस्टेंस को कंडक्टेंस से दिखाते हैं, मतलब रजिस्टर को उल्टा इनवर्स ले लेते हैं रेजिस्टेंस का, जो भी वैल्यू आती है उसको महो में हम लिख देते हैं और उसको कंडक्टेंस बोल देते हैं। आई होप ये आपको लास्ट एपिसोड में क्लियर हुआ। आज का जो एपिसोड रहेगा इसमें हम इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस की बात करेंगे। अब ये इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या होता है, जरा सोचिए। मेरे पास दो मेटल हैं डिफरेंट मटेरियल की, और मैं उनको कनेक्ट कर रहा हूं। अब कनेक्शन डिफरेंट तरीके के हो सकते हैं, वो हम डिस्कस करेंगे। तो कैसे उनको आप कनेक्ट कर रहे हो उसके हिसाब से उनका रेजिस्टेंस बदल जाएगा। उनका जो रिजल्टेंट रेजिस्टेंस आएगा, नेट रेजिस्टेंस जो आएगा, वो चेंज हो जाएगा डिपेंडिंग ऑन देयर कनेक्शन। तो उसी को हम जरा कैलकुलेट करेंगे। जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है, जो नेट रेजिस्टेंस है, वो हम देखेंगे आज के एपिसोड में। जरा देखिए, तो सिचुएशन कुछ इस तरह की है कि मेरे पास दो मेटल रोड हैं। एक मेटल रोड मान लीजिए मेरे पास कॉपर की है, ये मान लीजिए कॉपर है, और इसके बाद हमने एक एल्यूमिनियम रोड लगा दी है। यहां पे हमारे पास एल्यूमिनियम रोड है, ठीक है। हमने उनको बैक टू बैक ऐसे कनेक्ट कर दिया है, और इन दोनों पॉइंट के बीच में जो आउटर जो क्रॉस सेक्शन है उनके बीच में हम एक पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई कर रहे हैं। तो जब आप पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई कर रहे हो इनके बीच में, तो ऑब्वियसली करंट फ्लो करेगा, और ये जो करंट होगा ये कितना होगा, इसको निकालने के लिए आप क्या करोगे, V0 अपॉन इन दोनों का जो रेजिस्टेंस है यहां से लेके यहां तक का, वो आप निकाल लो। तो आपके पास क्या आ जाएगा, करंट आ जाएगा। इस रेजिस्टेंस को मैं इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बोल रहा हूं। क्यों इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बोल रहा हूं? बिकॉज यहां पे दो अलग अलग मटेरियल है, तो दोनों का इक्विवेलेंट निकालना होगा अपन को, ठीक है। तो वो आपको लेना होगा, तब आपको पास करंट निकल के आएगा। अब सवाल यहां पे यह है कि इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना होगा। तो अगर आप ध्यान से देखें तो यहां से लेके यहां तक कॉपर मटेरियल है, कॉपर की रेजिस्टिविटी अलग होती है, और एल्यूमिनियम की जो रेजिस्टिविटी होती है वो आपकी अलग होती है। तो अगर आप यहां से यहां तक कंसीडर करोगे तो यहां से यहां तक का रेजिस्टेंस आपको अलग दिखेगा, ठीक है। इसको मैं R1 से रिप्रेजेंट कर देता हूं, और R1 की जो वैल्यू होगी वो होगी रो कॉपर L1 लिख देता हूं मैं। ये लेंथ जो है ये L1 लेंथ है, ठीक है, और इसका क्रॉस सेक्शन एरिया A1 है, ठीक है। ये वाला जो एरिया है वो A1 है। जरूर नहीं है दोनों के क्रॉस सेक्शन इक्वल हो, डिफरेंट भी हो सकते हैं क्रॉस सेक्शन, ठीक है। तो ये लेंथ L1 है और ये लेंथ मान लीजिए L2 है मेरी। तो इसका भी अपना एक रेजिस्टेंस होगा भाई, ठीक है, जिसको मैं R2 से रिप्रेजेंट कर देता हूं। वो बन जाएगा आपका रो एल्यूमिनियम L2 डिवाइड बाई A2, सही है जी। ये इसका रेजिस्टेंस होगा। तो एक तरह से दो अलग अलग
मेटल रोड लेने से या दो मटेरियल अलग अलग करने से उनका रेजिस्टेंस अलग अलग होगा एंड दोनों बैक टू बैक कनेक्टेड है। मतलब जो करंट यहां पे है, इसके थ्रू जो करंट फ्लो कर रहा है वही करंट इसके थ्रू भी फ्लो कर रहा है, सेम करंट यहां पे भी आएगा। ठीक है, जितना इलेक्ट्रॉन का फ्लो यहां पे होगा इस तरफ उतना ही इलेक्ट्रॉन का फ्लो यहां पे भी हमें लेना होगा, सेम करंट दोनों के थ्रू फ्लो कर रहा है। तो इसको हम बोलते हैं सीरीज कनेक्शन। इसको क्या बोला जाता है? सीरीज कनेक्शन। बैक टू बैक जब भी कनेक्ट करते हैं, सीरीज कनेक्शन। तो यहां पे आप देख सकते हो दो रेजिस्टेंसेस को हमने सीरीज में कनेक्ट किया है। तो अगर मान लीजिए मैं ये बोलूं कि भाई करंट की वैल्यू क्या होगी, तो उसके लिए हमें इन दोनों के बीच का रेजिस्टेंस चाहिए। अब रेजिस्टेंस कैसे निकालोगे भाई? रेजिस्टेंस के लिए आपको दोनों को ऐड करना होगा। कॉमन सेंस लगाओ, इसका रेजिस्टेंस भी पिक्चर में आ रहा है और इसका रेजिस्टेंस भी पिक्चर में आ रहा है और बैक टू बैक लगे हैं। तो अगर मैं इसको थोड़ा सा इलेक्ट्रिकल लैंग्वेज में दिखाऊं तो मैं इस तरह से दिखाऊंगा कि एक R1 है एक R2 है और हमने बैक टू बैक इनको लगा दिया। यहां पे जो करंट इसके थ्रू आएगा वही करंट इसमें भी जाएगा। ठीक है, तो इसको बोलते हैं सीरीज कनेक्शन। और जब भी ऐसा कनेक्शन आ जाए तो जो इन दोनों पॉइंट के बीच का जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आएगा R इक्विवेलेंट, दैट विल बी इक्वल टू R1 प्लस R2। दोनों के रेजिस्टेंस को ऐड कर दीजिए, वो आपके पास क्या हो जाएगा? इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस हो जाएगा। ठीक है, उसको हम बोलेंगे इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। तो जब भी सीरीज में हो, पहले तो सीरीज को पहचानना सीखिए। सीरीज में जो करंट इसमें होगा वही करंट आपका आगे जाएगा। ठीक है, सेम करंट फ्लो करेगा, बैक टू बैक कनेक्शन होगा। तो उस केस में जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है वो R1 प्लस R2 हो जाएगा। तो यहां पे जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आएगा R1 प्लस R2, दोनों को जोड़ दो, इस तरह से आप इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकाल सकते हो। अच्छा, अगर मान लीजिए कनेक्शन थोड़ा अलग तरह से करता, कनेक्शन अगर इस तरह का होता, जरा देखिए, ये मेरे पास कॉपर रोड है, ठीक है, और ये मान लीजिए मेरे पास एल्यूमिनियम है। ठीक है, ये एल्यूमिनियम है और दोनों को हम ऐसे ज्वाइन कर देते और फिर हम दोनों के बीच पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करते। यहां पे अगर हम पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करते तब जो करंट होता वो डिफरेंट होता। ठीक है, यहां पर ये मेरे पास कॉपर है और ये एल्यूमिनियम है। ठीक है, तो अब अगर आप ध्यान से देखोगे तो इसका रेजिस्टेंस अगेन R1 है, ऊपर वाले का लेंथ L1 है भाई इसकी। ठीक है, इसकी लेंथ L2 है, तो इसका जो रेजिस्टेंस आएगा R1 और नीचे वाले का जो रेजिस्टेंस आएगा वो R2 होगा। ठीक है, और कनेक्शन देखो कैसे किए हैं, ये दोनों एक साथ कनेक्ट है, इन दोनों के ये वाले एंड दोनों एक साथ कनेक्ट है और ये वाले जो दो एंड है ये दोनों एक साथ कनेक्ट है। इस तरह से आपने इनको कनेक्ट कर दिया और आपने पोटेंशियल डिफरेंस को अप्लाई कर दिया। ठीक है, इस कनेक्शन को क्या बोला जाता है? इसको बोला जाता है पैरेलल कनेक्शन। दिस इज नोन एज पैरेलल कनेक्शन। पैरेलल कनेक्शन जब आपके बैक टू बैक, मतलब बैक टू बैक नहीं कनेक्ट है, दोनों का स्टार्टिंग पॉइंट सेम है, एक जगह कनेक्ट कर रखा है और दोनों का एंड पॉइंट सेम है, तो ऐसे कनेक्शन को बोला जाता है पैरेलल कनेक्शन। फिर से रिपीट कर रहा हूं, जब दोनों का स्टार्टिंग पॉइंट सेम हो और दोनों का जब, जैसे दोनों का स्टार्टिंग पॉइंट यही आ गया, ठीक है, और दोनों का एंड पॉइंट अगर सेम हो तो इसको बोला जाता है पैरेलल कनेक्शन। ठीक है, और इस केस में जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आएगा वो क्या आएगा? जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस होगा वो क्या होगा? उसको अगर हम देखें तो वो, वैसे तो मैं आपको डायरेक्ट फॉर्मूला भी बता सकता हूं, बट फिर भी आप लॉजिकली समझ सकते हो कि कैसे हम उसको निकालें। जरा देखिए कैसे हम कैलकुलेट करेंगे। ये हमारे पास पोटेंशियल डिफरेंस है V0, तो आप ये कह सकते हो कि इनके इसके अक्रॉस भी V0 आएगा, क्योंकि ये एंड जो है यहां पे भी कनेक्ट है और ये एंड जो है वो यहां कनेक्ट है, तो इसके अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो यही वाला तो होगा। ये यहां पे आ गया ना दोनों पॉइंट, तो इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस V0 हो जाएगा इस रोड के अक्रॉस, और इस रोड के अक्रॉस भी पोटेंशियल डिफरेंस V0 ही बनेगा, इसके अक्रॉस भी पोटेंशियल डिफरेंस V0 रहेगा भाई। तो आप बताओ इसमें ओम्स लॉ के हिसाब से कितना करंट आएगा? इसमें जो करंट आएगा वो आएगा V0 बाई R1 और इसमें जो करंट आएगा वो आएगा V0 बाई R2। ये बनेगा भाई। तो अगर मैं देखूं यहां से कितना करंट आएगा, तो ये जो करंट है ये दो हिस्सों में बटा है, एक तरह से आप ये कह सकते हो ये दो हिस्सों में बट गया है। तो आप ये कह सकते हो कि जो टोटल करंट आएगा वो इन दोनों का सम आएगा, ये यहां से टोटल करंट आएगा I। सही है। अब ये जो I होगा इसको मैं ऐसे भी तो लिख सकता हूं, जरा देखो, इन दोनों को इकट्ठा करके मैं एक लिख दूं, इन दोनों को इकट्ठा करके मैं ऐसे लिख देता हूं R इक्विवेलेंट। ठीक है, और ये हमारा V0 है। तो अगर मैं यहां पे ओम्स लॉ लगाऊं तो जो I की वैल्यू आएगी वो क्या आएगी बताओ जरा? I विल बी इक्वल टू V0 बाई R इक्विवेलेंट। ये बनेगी भाई I की वैल्यू। यहां पे अगर इस सर्किट में ओम्स लॉ लगाऊं तो इसके अक्रॉस आपने V0 का पोटेंशियल डिफरेंस दे दिया है, तो V0 अपॉन R इक्विवेलेंट करोगे तो I आ जाएगा, ये वाला I।
इसी को आपने इस तरह से रिप्रेजेंट कर दिया है। तो यहां से जब करंट निकाल रहे हो तो ये आ रहा है टोटल आई, और यहां से जब करंट निकाल रहे हो तो वो ये आ रहा है V नॉट अपॉन आर इक्वलेंट। इसका मतलब ये हुआ कि ये और ये बराबर होने चाहिए क्योंकि दोनों इक्वलेंट डायग्राम है। तो यहां से जब आप सिंप्लीफाई करोगे तो आप ये कह सकते हो कि जो आर इक्वलेंट जो बनेगा दैट विल बी इक्वल टू 1 डिवाइड बाई 1 बाई R1 प्लस 1 बाई R2, या इसको सिंपली आप लिख सकते हो R1 R2 डिवाइड बाई R1 प्लस R2। तो इस तरह से आप इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस को कैलकुलेट करोगे। जब भी दो पैरेलल में लगे हों तो उनका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ये होता है। आप बोलोगे सर दो से ज्यादा पैरेलल हुए तो वो बाद में देखेंगे, फिलहाल दो का समझिए, ठीक है ना। अच्छा यहां पे देखो, आप बोलोगे सर यहां पे तो आपने प्रूव करके बता दिया कि भाई कैसे हमारा ये करंट जो है ये दो हिस्सों में ऐसे टूट रहा है और फिर दोनों का सम करोगे तो टोटल करंट यहां से आएगा, ठीक है। तो उस तरह से आपने कर दिया। यहां पे आपने कैसे लिख दिया इनको, अब यहां पे दोनों में करंट सेम है, दोनों में करंट सेम है। जो चार्ज का फ्लो इस मेटल में है वही चार्ज का फ्लो यहां पे भी है, ठीक है। इलेक्ट्रॉन्स का जो फ्लो है वो सेम है, दोनों में करंट सेम है। तो अगर करंट सेम है तो इसके अक्रॉस अगर मैं ओम्स लॉ लगाऊं तो यहां पे जो पोटेंशियल डिफरेंस आएगा वो आएगा I इंटू R1, और इसके अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस आएगा, भाई इसमें भी तो करंट हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल जाएगा ना, तो इधर आपका हायर पोटेंशियल बनेगा और इधर आपका लोअर पोटेंशियल बनेगा। वो कितना बनेगा, वो बनेगा I इंटू R2। ये पोटेंशियल डिफरेंस जो है वो इसके अक्रॉस आएगा, और जो इस कॉपर रोड के अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस आएगा वो आएगा I इंटू R1। मतलब यह है कि इनके अक्रॉस हमने पोटेंशियल डिफरेंस निकाल लिया। तो पूरे के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा, पूरे के अक्रॉस अगर पोटेंशियल डिफरेंस देखोगे तो यहां पे अगर मैं 0 मान लूं, सोचिए तो ये लोअर पोटेंशियल है और ये हायर पोटेंशियल है। कितना हायर है, इतना हायर है, डिफरेंस है ये डिफरेंस है भाई, पोटेंशियल डिफरेंस। इधर हायर है इधर लोअर है। तो अगर मैं इधर 0 मान लूं 1 मिनट के लिए तो इधर का पोटेंशियल क्या बनेगा बताओ, उसमें 0 में I इंटू R1 R2 जोड़ दो, तो यहां का पोटेंशियल हमें पता चल गया। इस पॉइंट का जो पोटेंशियल आएगा वो क्या पता चल गया बताओ। अगर मैं इधर 0 मान लूं तो इस पॉइंट का जो पोटेंशियल है वो बन जाएगा I इंटू R2। अच्छा अब आइए यहां पे ये लोअर है और ये हायर है। इस रजिस्टर में इधर वाला लोअर है इधर वाला हायर पोटेंशियल, और दोनों के बीच का डिफरेंस कितना है, डिफरेंस है I इंटू R1। अगर मुझे यहां का पोटेंशियल पता है तो यहां का भी पता चल जाएगा। कैसे पता चलेगा, भैया हायर है, कितना हायर है, इधर से इतना हायर है, तो इधर का तो हमने पहले ही निकाल लिया था ना। अब तो यहां का क्या आएगा, यहां का बनेगा दिस पोटेंशियल प्लस दिस, इतना हायर कर दो ना इधर, तो ये बन जाएगा I इंटू R2 प्लस I इंटू R1, ये बन जाएगा यहां का पोटेंशियल। तो अगर आप ध्यान से देखें तो इस पॉइंट और इस पॉइंट के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस कितना आया है, पूरे का अगर मैं पोटेंशियल डिफरेंस निकालूं तो वो इधर तो 0 है, 0 के रेस्पेक्ट में यहां पे ये है। तो अगर मैं टोटल पोटेंशियल डिफरेंस निकालूं तो टोटल पोटेंशियल डिफरेंस बनेगा I इंटू R1 प्लस R2। ये हमारे पास टोटल पोटेंशियल डिफरेंस आएगा, ये हमारे पास नेट पोटेंशियल डिफरेंस आएगा। और अगर मैं इसको इक्विवेलेंट डायग्राम से दिखाऊं तो इक्विवेलेंट डायग्राम इसका ये बन जाएगा। अगर मैं इसको इकट्ठा करके एक ही बना दूं तो इसको मैं R इक्विवेलेंट बोल देता हूं, ये बन गया। करंट इसमें भी मुझे I ही दिखाना पड़ेगा। तो अगर मैं इस डायग्राम से पोटेंशियल डिफरेंस निकालूं इसके अक्रॉस तो क्या बनेगा, वो बनेगा I इंटू R इक्विवेलेंट। बोलिए भाई, इस डायग्राम से पोटेंशियल डिफरेंस ये आ रहा है दोनों पॉइंट के बीच में, और इस डायग्राम से जो पोटेंशियल डिफरेंस आ रहा है वो ये आ रहा है, तो दोनों बराबर ही होने चाहिए। क्यों भाई, क्योंकि दोनों एक दूसरे के इक्विवेलेंट है ना। I से I हमारा कट गया तो आप कह सकते हो कि R इक्विवेलेंट जो आएगा वो R1 प्लस R2 आएगा यहां पे, और यहां पे जो R इक्विवेलेंट आएगा वो R1 R2 डिवाइड बाय R1 प्लस R2 आएगा। अब इसको एक सिंपल तरीके से याद रखिए, मतलब अगर आपको ये समझ नहीं आया तो कोई बात नहीं, बस आप इतना याद रखिए, अगर दो रेजिस्टेंस सीरीज में है तो डायरेक्ट ऐड कर दो, और अगर पैरेलल में है तो आप R1 R2 डिवाइड बाय R1 प्लस R2 करोगे। जैसे आपने कैपेसिटर में पढ़ा था ये उसका उल्टा है। अगर मैं आपको याद दिलाऊं, कैपेसिटर में जब हमने कैपेसिटेंस को देखा था तो कैपेसिटेंस में क्या पढ़ा था और रजिस्टर में क्या देखा था, उसको जरा अगर मैं रिवाइज कराऊं 1 मिनट के लिए, सो दैट आप इजीली इनको याद भी रख सको ना, तो जरा देखिए। कैपेसिटर में जब आप दो कैपेसिटर को सीरीज में लगाते हो, C1 एंड C2, ये मेरा C1 है ये मेरा C2 है, जब दो कैपेसिटर को सीरीज में लगाते हो तो जो C इक्विवेलेंट होता है वो होता है C1 C2 डिवाइड बाय C1 प्लस C2। ये इनका सीरीज में इक्विवेलेंट होता है, दो कैपेसिटर अगर सीरीज में है। अच्छा एक चीज और ध्यान रखिएगा, कैपेसिटर के केस में जब सीरीज में कनेक्शन होता है, जब बैक टू बैक लगे होते हैं तो इनकी प्लेट्स के ऊपर चार्जेस सेम होते हैं। जैसे यहां पे Q चार्ज है तो यहां पे भी Q चार्ज होगा, ठीक है।
ये चीज आपको ध्यान रखनी है। दूसरी बात, अगर ये पैरेलल में थे, C1 एंड C2 अगर पैरेलल में थे तो इक्विवेलेंट क्या बना था बताओ जरा, तब आपने इनका इक्विवेलेंट निकाला था। तो C इक्विवेलेंट जो बनेगा इट विल बी इक्वल टू C1 प्लस C2। अब इनका जो इक्विवेलेंट आएगा वो C1 प्लस C2 आएगा, ठीक है। ये कैपेसिटर में आएगा, रजिस्टर में थोड़ा डिफरेंट है, जरा देखिए रजिस्टर में उल्टा है इनका। अगर दो रजिस्टर सीरीज में है R1 एंड R2 बैक टू बैक कनेक्ट है दोनों में, तो करंट सेम रहेगा। पहली बात तो सीरीज में करंट क्या रहता है, सेम, ठीक है। तो उनका जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बनेगा दैट विल बी इक्वल टू R1 प्लस R2। इसका मतलब जो कैपेसिटर में पैरेलल में जो था, जो रूल था वो रजिस्टर में सीरीज में होता है। और अगर मान लीजिए मैं इनको पैरेलल में कनेक्ट कर दूं, ठीक है, सोचिए अगर मैं इनको पैरेलल में कनेक्ट कर रहा हूं, ये है मेरा R1 और ये है मेरा R2 और मैंने दोनों को पैरेलल में कनेक्ट कर दिया है, तो जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आएगा इट कम्स आउट टू बी R1 R2 डिवाइड बाई R1 प्लस R2। मतलब जो कैपेसिटर में सीरीज में जो रूल था वो रजिस्टर में पैरेलल में रूल होता है। तो आपको बस ये दो रूल याद रखने हैं। अब आप बोलोगे सर अगर दो से ज्यादा पैरेलल हो गए तो क्या करें, या दो से ज्यादा सीरीज हो गए तो क्या करें। तो सीरीज में तो दिक्कत नहीं है, अगर तीन भी रजिस्टर ले लोगे ना सीरीज में, सोचिए अगर हमने तीन ले लिया रजिस्टर तो कोई दिक्कत नहीं है, सबको ऐड कर दो बस R1 R2 R3। तो इक्विवेलेंट जो बनेगा इट कम्स आउट टू बी R1 प्लस R2 प्लस R3। मतलब इसको आप क्या कर सकते हो, एक सिंगल रजिस्टर से दिखा दो जिसकी वैल्यू जो है वो ये है। अगर तीन पैरेलल में हुए तो क्या रूल बनाए, अगर तीन पैरेलल में हुए तो कैसे रूल बनाए, जरा देखिए। अगर तीन पैरेलल में हुए R1 R2 R3, तो क्या यहां पे इसी रूल को मैं ऐसे लिख दूं R1 R2 R3 डिवाइड बाय R1 प्लस R2 प्लस R3? नहीं जी, गलत हो जाएगा। इस केस में क्या करोगे, या तो आप इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस को जब निकालोगे तो उसके लिए आप ऐसे लिखो 1/1 बाई R1 प्लस 1 बाई R2। दो के लिए तो यही था भाई, जब दो होते तो ये था और इसी का हमने इस तरह से सोल्व करके लिख दिया था। अब तीसरा और आ गया तो प्लस 1/R3 कर दो, इस तरह से लिख दो। या फिर एक काम करो, दो को सोल्व कर लो ना पहले, आप दो को सोल्व करके उनका इक्विवेलेंट यहां पर रिप्लेस कर दो और उसके बाद जो भी इक्विवेलेंट आएगा उसको R3 के साथ पैरेलल ले लो, फिर से वही रूल लगा दो। मतलब देखो जरा यहां पे R1 और R2 का जब मैं पैरेलल निकालूंगा तो मैं उसको R प्राइम लिख देता हूं। R प्राइम क्या है बताओ जरा, R1 R2 डिवाइड बाई R1 प्लस R2। पहले इनका पैरेलल ले लो और उसके बाद क्या करो, उसके बाद तीसरे के साथ R प्राइम का पैरेलल ले लो, R3 का, ठीक है। एक बार इन दोनों को कंबाइन करके एक बना दो भाई, और उसके बाद जो तीसरा है उसको लिख दो और इसके साथ इसका पैरेलल ले लो, R प्राइम इंटू R3 डिवाइड बाई R प्राइम प्लस R3। इस तरह से आप ये इसका भी इक्विवेलेंट, मतलब पूरा का इक्विवेलेंट आ जाएगा। मतलब आपको तीन का याद करने की जरूरत क्या है, आप जो है दो का ही अगर आप ध्यान रखोगे तो उसी को फिर एक्स्ट्रा एक तरह से उसी पे दो स्टेप लगा के और आप उसको सोल्व कर सकते हो, ठीक है। तो मुझे उम्मीद है आपको ये समझ आया कि कैसे हम सीरीज इक्विवेलेंट निकालते हैं, कैसे हम पैरेलल का इक्विवेलेंट निकालते हैं। अब जो प्रॉब्लम्स आती हैं उनमें इतना सिंपल नहीं होता कि दो ही रेजिस्टेंस दें या तीन ही रेजिस्टेंस दें। उसमें क्या होता है, बहुत सारे मल्टीपल रेजिस्टेंसेस होते हैं जिनको हम डिफरेंट तरीके से कनेक्ट किए होते हैं और हमें उनका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना होता है। जरा उसको देख लेते हैं एक बार। तो जरा देखिए, अगर मैं इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना चाहूं तो कैसे हमारा जो आइडिया है वो क्या होना चाहिए, उसको जरा समझते हैं। देखिएगा, अगर मैं आपसे बोलूं कि भाई सिचुएशन कुछ इस तरह की है और हमें बताना है इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या होगा, आपको इस तरह का कोई सर्किट दे दिया है, ऐसा सर्किट दिया हुआ है, ठीक है। ये पॉइंट है ए, ये पॉइंट है बी, ये है आपका 10 ओम, ये आपका 8 ओम है, ये भी आपका 8 ओम है, ठीक है। और ये आपका 6 ओम है, ये आपका 10 ओम दे दिया है और ये आपका 20 ओम है। आपको बताना है इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी, या सिंपली आपसे कई बार पूछ सकते हैं आर ए बी बताओ। आर ए बी का मतलब वही है कि ए और बी के बीच का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या होगा। मतलब इस पूरे सर्किट को अगर मैं सिंगल रेजिस्टेंस से दिखाऊं तो क्या वैल्यू मुझे दिखानी होगी रेजिस्टेंस की। तो ऐसे केस को कैसे सोल्व करें, देखो
आपको सबसे पहले ये रिकॉग्नाइज करना आना चाहिए कि कौन से रेजिस्टेंसेस सीरीज में है, कौन से पैरेलल में है। अगर ये आपने समझना सीख लिया तो प्रॉब्लम सोल्व हो जाएगी। जरा देखिए यहां पे अगर मैं बोलूं तो ये जो 10 ओम है और ये जो 8 ओम है ये सीरीज में नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि जो करंट यहां पे आएगा, अगर मैं पोटेंशियल डिफरेंस इसके अक्रॉस अप्लाई करूं तो ओम्स लॉ के हिसाब से करंट आएगा। जो करंट इस रजिस्टर में होगा वो सारा का सारा इधर नहीं जाएगा, यहां पे वो बट गया, यहां पे आके वो बट जाएगा, कुछ इधर जाएगा, कुछ इधर जाएगा, कुछ इधर जाएगा। जो पीछे से करंट आ रहा है, करंट को टोटल पानी के फ्लो की तरह ले लो ना, जो पानी का टोटल फ्लो आ रहा है उसके फिर आगे आगे नहर टूट गई तो पानी बढ़ जाएगा ना उनमें से। तो ये सीरीज में नहीं बोल सकते हो आप इन दोनों को, क्योंकि सीरीज में तब होता है जब जो करंट यहां पे वही करंट इसमें भी जाए, तभी आप उसको सीरीज में बोलते हो, अदरवाइज इसको सीरीज में नहीं बोलते। इसका मतलब 10 और 8 जो है सीरीज में तो नहीं है। ऐसे ही कंफ्यूजन होता है, ये 10 और ये 20 क्या ये पैरेलल में है? भाई देखो दोनों का जो स्टार्टिंग पॉइंट है, ये जो रजिस्टर है वो यहां से स्टार्ट हो रहा है, स्टार्टिंग पॉइंट दोनों का सेम है, ये भी यहां से स्टार्ट हो रहा है 10 ओम वाला और ये 20 ओम वाला भी यहीं से स्टार्ट हो रहा है अल्टीमेटली। तो दोनों का जो स्टार्टिंग पॉइंट है वो तो सेम है, बट दोनों का एंड पॉइंट सेम नहीं है। ये यहां पे एंड हो गया इस पॉइंट पे, जबकि ये जो है वो यहां पे एंड हो रहा है। और ये पॉइंट सेम नहीं है, बीच में क्या आ गया, एक रजिस्टर बीच में और आ गया। तो इसका मतलब ये पॉइंट और ये पॉइंट सेम पॉइंट नहीं है, तो इसका मतलब ये दोनों जो है ये पैरेलल में नहीं बोल सकते। तो अगर आपको इस तरह से पकड़ना आ गया कि कौन सा सीरीज है कौन सा पैरेलल है तो प्रॉब्लम सोल्व हो जाएगी। जरा देखिए अगर मैं आपसे बोलूं इस 8 ओम को और इस 8 ओम को देखो, दोनों का स्टार्टिंग पॉइंट यहां पे है, इस जगह पे दोनों स्टार्ट हो रहे हैं, या ये पॉइंट बोल दो, ये दोनों का स्टार्टिंग पॉइंट है, इसी पॉइंट से ऊपर वाला कनेक्ट है, इसी पॉइंट से नीचे वाला कनेक्ट है, और दोनों का जो एंड पॉइंट है वो भी आपका सेम है, ऊपर वाला भी यहां से कनेक्ट है, नीचे वाला भी यहां से कनेक्ट है। तो एक तरह से आप ये कह सकते हो ये 8 ओम और ये 8 ओम दोनों क्या है, पैरेलल में है। ठीक है, दोनों पैरेलल में है, तो इनका इक्विवेलेंट क्या बनेगा, इनका इक्विवेलेंट बनेगा R1 R2 डिवाइड बाय R1 प्लस R2 4 ओम। वैसे मैं आपको एक बात बता दूं, जब भी इक्वल रेजिस्टेंसेस पैरेलल में लगे हों और अगर इक्वल रेजिस्टेंसेस, जरा देखो जैसे मान लीजिए ये है, सारे के सारे ये R हैं, R R R R, ठीक है, और ये पैरेलल में लगे हैं। अब अगर मैं इनका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालूं तो क्या बनेगा दोस्तों बताओ, ये भी आ रहा है, ये भी आ रहा है, ये भी आ रहा है, तो कितना कैसे करेंगे बताओ। इसका इक्विवेलेंट डायरेक्टली आप लिख सकते हो भाई, R डिवाइड बाई इनका नंबर काउंट कर लो, 1 2 3 4 है तो 4 से डिवाइड कर दो, कैसे कर लो, या फिर रूल से चलो R1 R2, तो उससे शॉर्टकट ये आप डायरेक्ट याद रखोगे तो, लेकिन इसमें इक्वल होना चाहिए तभी आप ऐसे कर सकते हो। ठीक है, यहां पे देखो 8 और 8 दोनों इक्वल हैं और दोनों पैरेलल में लगे हुए हैं, तो 4 ओम इसको आप लिख सकते हो। इन दोनों को रिप्लेस कर सकते हो आप, इस कॉम्बिनेशन को रिप्लेस कर सकते हो 4 ओम से। तो अब जो सर्किट नजर आएगा मुझे वो कुछ इस तरह का नजर आएगा। जरा देखिए, इनको मैं रिप्लेस कर रहा हूं 4 ओम से, इन दोनों को 4 ओम से कर दिया, और आगे हमने क्या लगाया, आगे हमने लगाया 6 ओम। ठीक है, ये हमारे पास 6 ओम आ गया। इसके बाद आ जाओ ऊपर अगर आप आते हो तो यहां पे आ जाएगा 10 ओम। तो मतलब आपने जो छोटी से छोटी कड़ी पकड़ी ना, मुझे एक कड़ी पकड़ में आ गई कि ये पैरेलल में है, तो पहले उसको सोल्व कर लो और उसको सिंप्लीफाई कर लो, बाकी चीज बाद में करेंगे। ठीक है, पहले जो सिंप्लीफिकेशन हो रहा है उसको कर लो भाई। तो जरा देखो सिचुएशन जो थी वो हमने कुछ इस तरह की कर दिया। इस डायग्राम को जरा समझिए। ठीक है, इस दोनों 8 को 4 से लिख दिया, फिर ये 6 और ये जो 10 है ये ऊपर से ऐसे कनेक्ट कर दिया, ये जो 10 है ये हमने यहां पे लगा दिया। ठीक है, अब आ जाओ नीचे हमारे पास कितना है 20 ओम, यहां पे 20 ओम है, और ये जो पॉइंट है ये यहां पे कनेक्ट है। ठीक है भाई, एक बार जरा देख लीजिए। तो ऊपर वाला जो डायग्राम है उसको हमने थोड़ा सिंप्लीफाई कर दिया, A एंड B। ये ऊपर वाला जो डायग्राम था ये इस तरह से सिंप्लीफाई हो गया। अब फिर से सोचिए, अब जो छोटी से छोटी कड़ी जो अपने को पकड़ में आ रही है बस उसी को पकड़ना है। क्या ये 10 ओम और ये 4 ओम पैरेलल है ना? क्यों नहीं है पैरेलल? क्योंकि देखो दोनों का स्टार्टिंग पॉइंट यहां पे, 4 ओम भी यहीं से स्टार्ट हो रहा है और ये 10 ओम का ये वाला वायर जो है ये यहां पे कनेक्ट है। ये वायर को सिंपल एक कनेक्शन ही मान लिया करो, एक ये पॉइंट ऐसा मत माना करो कि बीच में वायर आ गया। वायर कुछ नहीं होता, वायर तो जस्ट एक कनेक्शन पॉइंट होता है और कुछ नहीं होता। तो एक तरह से ये भी यहीं से शुरू हो रहा है और ये वाला जो 4 ओम है ये भी यहीं से शुरू हो रहा है। ये जो एंड हो रहा है ये 10 ओम, ये यहां पे जाके एंड हो रहा है इस पॉइंट पे, जबकि ये जो एंड हो रहा है ये तो बीच में हो रहा है यहां पे, क्योंकि इसके बाद एक दूसरा रजिस्टर आ गया। तो दूसरा रजिस्टर आ गया तो इसका एंड हमें यहीं पे करना पड़ेगा। फिर आपका बीच में अगर ये वायर होता ना पूरा यहां तक तो फिर दोनों का एंड पॉइंट सेम ही होता, बट प्रॉब्लम ये है कि ये बीच में एक रजिस्टर आ गया तो इसका मतलब इसका जो एंड पॉइंट है वो यहीं पे है, ये यहीं पे एंड हो गया, जबकि ये जो एंड हो रहा है वो आगे एंड हो रहा है
तो इसका मतलब एंड पॉइंट दोनों का सेम नहीं है, तो दोनों पैरेलल में नहीं है, 4 ओम और 10 ओम। ठीक है, ध्यान रखिएगा। लेकिन अगर आप ध्यान से देखें तो 4 ओम और जो 6 ओम है ये सीरीज में तो है ना भाई। जो करंट इसमें आएगा वो बटेगा ही नहीं, वो सारा का सारा आगे ही जाएगा। पानी के फ्लो की तरह सोचिए, जो पानी यहां पे आएगी, बीच में कोई नहर टूटी नहीं, सीधी की सीधी यूं की यूं जा रही है। तो इसका मतलब आप ये कह सकते हो 4 और 6 जो है ये आपका सीरीज में है। सीरीज में है तो दोनों को जोड़ दो, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आ जाए। तो इसको रिप्लेस कर देते हैं पूरी ब्रांच को, ठीक है, और इसको हम इसके इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस से रिप्लेस कर देते हैं। तो बताओ क्या बनेगा। यहां पे ये 10 ओम है, ये यूं का यूं बना देता हूं मैं, ठीक है। तो स्टेप वाइज चलो भाई, धीरे धीरे आप समझ जाओगे। ये 10 ओम, इसके बाद ये आ गया, यहां पे ये आपका 10 ओम आ गया, ठीक है, ये वाला 10 ओम आ गया, और ऊपर जो है इन दोनों पॉइंट के बीच में 10 और है। तो ये लो जी, ये हमने 10 ओम और कनेक्ट कर दिया, ठीक है। एक बार जरा समझते हुए चलो भाई, ठीक है। यहां पे हमारे पास 10 ओम और आ गया, और ये जो पॉइंट है ये हमारे पास बी पॉइंट आ गया, ठीक है। इधर वाला जो पॉइंट है वो हमारे पास ए पॉइंट हो गया, ठीक है। और यहां से ए से ये 20 ओम हमने यहां पे निकाल के रखा हुआ है, ठीक है। एक बार देख लो भाई, मेरे हिसाब से आप समझ गए होंगे कि कैसे स्टेप वाइज चल रहा है। छोटी से छोटी पकड़ते ही उसको सोल्व कर लो, फिर एक और चीज पकड़ में आ जाएगी, उसको सोल्व कर लो, ठीक है। ऐसे जरा देखो, अब जरा देखो, अब इससे आगे ये सर्किट आ गया, अब इससे आगे सोचते हैं। अब अगर आप ध्यान से देखें तो ये जो 10 ओम है और ये जो 10 ओम है ये पैरेलल में है। कैसे पैरेलल में बताओ, क्योंकि इस दोनों का स्टार्टिंग पॉइंट यहां पे है, ये भी यहीं से स्टार्ट हो रहा है, ये भी यहीं से स्टार्ट हो रहा है, और दोनों का एंड पॉइंट भी सेम है। ये यहां पे एंड हो रहा है, ये यहां पे एंड हो रहा है। तो दोनों का स्टार्टिंग पॉइंट सेम होगा, दोनों का एंड पॉइंट सेम होगा, तो दोनों पैरेलल में आ गए। और दोनों की क्योंकि वैल्यू इक्वल है तो इनका जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आएगा वो 5 ओम का आएगा। तो अगर मुझे इसको रिप्लेस करना हो पूरे को तो मैं रिप्लेस कर दूंगा 5 ओम से। जरा देखिए, ये बन गया मेरे पास 5 ओम, ठीक है। और यहां पे ये 10 ओम, यहां पे है मेरे पास 10 ओम, ठीक है जी। ओके, ये 5 ओम से रिप्लेस कर दिया। आगे मेरा 10 ओम है, और नीचे कितना है, नीचे है 20, नीचे है मेरे पास 20 ओम, ठीक है। और ये पॉइंट है मेरा बी, ये पॉइंट है मेरा ए। आई होप आपको समझ आया। अब जरा देखिए, ये 10 और ये 5 ये दोनों बैक टू बैक है। जो करंट इसमें होगा वही करंट इसमें भी जाएगा। इसका मतलब दोनों को ऐड कर सकते हो आप और इनको 15 ओम से रिप्लेस कर सकते हो। तो अब क्या करोगे, अब यहां पे ये सीरीज में है 15 ओम, और उसके नीचे क्या आ गया बताओ, उसके नीचे आ गया 20 ओम, ठीक है। ये आपका ए पॉइंट है और ये आपका बी पॉइंट है। अब इक्विवेलेंट कैसे निकालोगे ए और बी के बीच में, अब तो बहुत आसान है भाई। तो कितना बन जाएगा बताओ जरा, 20 इंटू 15 डिवाइड बाई 20 प्लस 15 35। सही है। अब काट दो इसको, 5 3 15, 5 7 35, तो 60/7 ओम आपको देखने को मिलेगा। ये इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आएगा। इस पूरे का जो आंसर है वो हमारे पास ये बनेगा 60/7। आई होप आपको क्लियर हुआ कि कैसे हमें देखना है। तो जब भी आपको ऐसा कोई सर्किट दिया जाए जिसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस पूछा हो, तो आप पहले ये देखा करो कि सीरीज एंड पैरेलल क्या है। जो चीज आपको नजर आ रही है ना कि भाई ये सीरीज है ये पैरेलल, पहले उसको सोल्व कर लो, और आप देखना उसके बाद जैसे जैसे आप सोल्व करते जाओगे वैसे वैसे कड़ियां खुलती चली जाएंगी, और आप जो है एक के बाद दूसरे को सोल्व करते चले जाओगे, और अल्टीमेटली इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस जो है वो आपको पता चल जाएगा। अगर इस पूरे सर्किट को एक सिंगल रेजिस्टेंस से दिखाना होगा तो सिंगल रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या लेनी होगी अपने को, 60/7 ओम, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट जरा देखिए, मैं इसको रब कर रहा हूं भाई, एक और प्रॉब्लम सोल्व करते हैं इसी के ऊपर, ठीक है। इसमें भी दिक्कतें आना शुरू होंगी आपको, धीरे धीरे चलेंगे दिक्कतों की तरफ, ठीक है। स्टेप वाइज चलेंगे, एकदम से नहीं बढ़ते हैं, स्टेप वाइज चलते हैं, ठीक है ना। जरा देखिए, अगर मैं आपसे बोलूं कि भाई सिचुएशन कुछ इस तरह की है, एक मिनट रुको, ये सर्किट है, ये पॉइंट है मेरा ए, ये पॉइंट है बी, सही है जी। कुछ इस तरह से हमने कनेक्शन कर रखे हैं। अच्छा, ये दे रखा है आपको 5 ओम, ये भी 5 ओम, ये 10 ओम है, ठीक है जी। ये आपको दे रखा है 8 ओम, दिस ऑल्सो 8 ओम, ठीक है।
ये दे रखा है। अब आइए यहां पे दे रखा है 6 ओम, ये भी आपके पास 6 ओम है, ये भी आपके पास 6 ओम है। बल्कि बेहतर ये होता कि मैं थोड़ा सा इसको मॉडिफाई कर रहा हूं, क्योंकि इसमें और आगे की जो टेक्निक्स हैं वो इस्तेमाल करनी पड़ेंगी आपको, ऐसे सोल्व नहीं कर पाओगे आप, थोड़ी सी दिक्कत खड़ी हो सकती है। तो इसलिए मैं एक काम करता हूं, क्यों ना मैं ये करूं कि यहां पे मैं इसको डायरेक्ट कनेक्ट कर देता हूं इस जगह पे, ऐसे देखता हूं एक बार। ऐसा करने से अगर हम सिंपल कर सके तो एक मिनट, ये लगाते ही हैं, मैं इसको सिंपल कर देता हूं ऐसे। अब ठीक है, ठीक है, ये 6 ओम है, ये 6 ओम है, ठीक है। एंड ये जो है ये हमारा 3 ओम है, ये 3 ओम हो गया, ठीक है। और ये आपका 10 ओम हो गया। आपको क्या बताना है? आपको बताना है RAB। तो जरा देखिए भाई, सर्किट कुछ इस तरह का है, अपने को इसका RAB कैलकुलेट करना है। तो अगेन टेक्निक याद रखिए, क्या टेक्निक है? जो आपको नजर आए कि ये सीरीज है या पैरेलल है, पहले उसी को सिंप्लीफाई कर दो बस। तो पहले जरा देखते हैं, मुझे बताइए ये 8 ओम और ये 8 ओम, ये किस में कनेक्टेड है, सीरीज या पैरेलल? तो अगर आप थोड़ा लॉजिक लगाओ तो यहां पे तो सीधा वायर ही है भाई, ये पॉइंट और ये पॉइंट तो सेम ही पॉइंट है, बीच में वायर लगा हुआ है, कोई रजिस्टर नहीं है। इस वायर का अपना रेजिस्टेंस 0 ओम है। 0 ओम का क्या मतलब होता है? 0 ओम का मतलब ये पॉइंट और ये पॉइंट सेम है भाई, ठीक है, एक ही जगह से कनेक्ट कर रखा है, ये सीधा कनेक्टेड है, ठीक है। तो आप ये कह सकते हो कि दोनों का स्टार्टिंग पॉइंट ये एक ही है, ये एक पॉइंट मान लो इसको, और ये पॉइंट भी पूरा एक ही है भाई, ठीक है, क्योंकि बीच में वायर ही तो है, वायर से कुछ नहीं होता भाई, वायर से एक ही पॉइंट, वही पॉइंट रहता है यहां पे। तो आप बताओ, दोनों का स्टार्टिंग पॉइंट सेम है, ये आपका स्टार्टिंग पॉइंट होगा, दोनों का एंड पॉइंट सेम हो गया, तो इसका मतलब दोनों पैरेलल में हो गए। ये तो हमें साफ साफ दिख गया। सिमिलरली यहां पे देखो, ये पूरा पॉइंट एक ही पॉइंट है भाई, ठीक है, क्योंकि बीच में कोई रजिस्टर नहीं है, तो ये एक ही पॉइंट हो गया, ठीक है। तो आप ये कह सकते हो ये 6 ओम और ये 6 ओम, ये दोनों का स्टार्टिंग पॉइंट सेम है और दोनों का एंड पॉइंट भी सेम है, इसका मतलब ये भी दोनों आपस में क्या हो गए? पैरेलल में हो गए। और जरा देखो, ये जो 5 ओम है और ये जो 5 ओम है, बैक टू बैक कनेक्ट है, जो करंट इस 5 ओम में आएगा वही सारा इसमें इसके थ्रू जाएगा 5 से। तो आप ये कह सकते हो ये 5 और ये 5 जो है ये सीरीज में है। तो आप ऐसे रिकॉग्नाइज कर लो एक बार, जो जो रिकॉग्नाइज होता है पहले उसको कर लो, जरूरी नहीं है हर चीज के बारे में आप बता पाओ ना, छोटी से छोटी ब्रांच को पकड़ लो बस और उसको सोल्व करो। तो हमें ये पता लगा ये 6 और 6 पैरेलल है, ये 8 और 8 पैरेलल है और ये सीरीज में है। तो अब चलिए इन्हीं को सोल्व कर लेते हैं पहले, बाकी काम बाद में करते हैं। तो पहले 5 और 5 को अगर मैं सीरीज में करूंगा तो क्या बन जाएगा? 10। तो क्यों ना इन दोनों पॉइंट के बीच, इस पॉइंट और इस पॉइंट के बीच में क्या लगा दूं? एक 10 ओम का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस लगा देता हूं, ठीक है। ये लो जी, इनके बीच में मैंने एक 10 ओम कनेक्ट कर दिया। पहले मैंने इसी को सिंप्लीफाई कर लिया, और जैसे मैंने सिंप्लीफाई किया मेरा एक और स्टेप मुझे नजर आने शुरू हो गया। भाई ये जो 10 ओम है, इसका एक पॉइंट ये है और एक पॉइंट ये है, और दूसरा जो 10 है इसका भी एक पॉइंट यहां पे है, दूसरा पॉइंट यहां पे है। इसका मतलब ये दोनों जो 10-10 के हैं ये किस में है बताओ? पैरेलल में है। पैरेलल में है तो इनको रिप्लेस करके इनके इक्विवेलेंट से इनको रिप्लेस कर देता हूं, इक्विवेलेंट से यहां पे लिख देता हूं। 10 और 10 का पैरेलल क्या बनेगा? 5 ओम। तो इन दोनों को हटा के यहां पे मैं 5 ओम लिख देता हूं। तो देखो आपने कितना सिंपल तरीके से हमने इसको सिंप्लीफाई कर दिया, ठीक है। जो चीज आपको नजर आ रही ना पहले उसी को करो, ठीक है। चलिए अब इसका काम तो खत्म हो गया नीचे वाले का। अब आते हैं ऊपर। ऊपर देखोगे तो 8 है, ये भी 8 है, तो 8 और 8 है, तो इनको क्या कर देता हूं मैं? पैरेलल में 4 ओम से रिप्रेजेंट कर देता हूं, ठीक है। जरा देखिए यहां पे 6 और 6 कनेक्टेड था, और यहां पे मैं 4 ओम लगा देता हूं, ये 4 ओम लगा देता हूं, ठीक है भाई। अब ये 6 और 6, ये 6 और ये 6 जो है ये भी किस में है बताओ? ये भी पैरेलल में है, तो इसकी जगह पे मैं 3 ओम कर दूं। तो जरा देखिए यहां पे मैं 3 ओम कर देता हूं, ये मेरे पास क्या हो गया? इन दोनों का इक्विवेलेंट हमने 3 ओम कर दिया, और ये वाला जो पॉइंट था वो यहां से कनेक्ट था और ये यहां से कनेक्ट। एक ही बात है भाई, जरा देख लो एक बार, ठीक है। तो यहां पे 3 ओम कर दिया मैंने, 6 और 6 का पैरेलल। अब बताओ आगे क्या करें? अब अगर आप ध्यान से देखो तो ये 3, 4 और 5 ये किस में बताओ? सीरीज में। ध्यान से देखो, ये बैक टू बैक है, जो करंट इसमें आएगा वही करंट इसमें जाएगा, वही पानी का फ्लो इसमें जाएगा। तो एक तरह से ये सीरीज हो गया। सीरीज हो गया तो क्या करोगे बताओ? बैक टू बैक कनेक्ट कर दो। 4 और 3 7, 7 और 5 12, ठीक है। तो इसको रिप्लेस कर दो और इसकी जगह पे क्या लिख दो? यहां पे इन दोनों पॉइंट के बीच, इस पॉइंट और इस पॉइंट के बीच 12 ओम लगा दो, ठीक है। तो इन दोनों पॉइंट के बीच जो है हमने लगा दिया 12 ओम। यहां पे हमारे पास आ गया 12 ओम।
ठीक है, अब बताओ, अब ये 12 और 3 जो है ये पैरेलल में है, तो आप क्या करोगे, 3 इंटू 12 डिवाइड बाई 15, 3 प्लस 12 15 कर दो, तो ये आ गया 12/5 ओम। इन दोनों के पॉइंट के बीच का जो इक्विवेलेंट है वो 12/5 ओम आ गया। तब आप क्या करोगे, इनका पैरेलल लेके इनको रिप्लेस कर दो 12/5 ओम से। तो अब सर्किट जो बनेगा वो क्या बनेगा, अगर मैं इसको रिप्लेस कर दूं तो ये बन जाएगा 12/5 ओम। इन दोनों पॉइंट के बीच में एक रेजिस्टेंस आ गया है जिसकी वैल्यू है 12/5 ओम। अब ये 12/5 ओम और ये 10 ओम ये सीरीज में आ गए हैं बैक टू बैक, तो सीधा सीधा जोड़ दो इनको, 10 प्लस 12/5, सो इट कम्स आउट टू बी 62/5 ओम। ये हमारे पास ए और बी के बीच का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आ गया है। आर ए बी की वैल्यू अब ये बनेगी। तो जरा देखिए, इस पिछले क्वेश्चन में भी हमने कुछ नहीं देखा, हमें बस ये पता था कि भाई हमें सीरीज में ढूंढना है, कौन से सीरीज में नजर आ रहा है, कौन से पैरेलल में, जो नजर आ रहा है पहले उसको सोल्व कर लो बस आप। तो जैसे आप सोल्व करते जाओगे वैसे नए कॉम्बिनेशन बनते चले जाएंगे और एक कड़ी से दूसरी कड़ी जुड़ती चली जाएगी और आप सिंप्लीफाई कर लोगे। कहानी बड़ी सिंपल है, ठीक है। अब चलिए, अब मैं उम्मीद कर रहा हूं कि ये आपको समझ आ गया और ये रिकॉग्निशन भी आपको समझ आ गई, कैसे हम रिकॉग्नाइज करें सीरीज एंड पैरेलल को। अब कई बार सिचुएशन ऐसी आती है जहां पे हमें ये नजर नहीं आता है कि ये सीरीज में है या पैरेलल में है। उनको जरा देखते हैं। जरा देखिए, अगर मैं आपसे ये बोलूं कि भाई मेरे पास कुछ इस तरह का सर्किट है, सर्किट थोड़ा मैं इस तरह का बना रहा हूं, ये हमने वायर कनेक्ट कर रखा है, ठीक है, यहां पे रजिस्टर है, यहां पे रजिस्टर है और यहां पे एक सीधा वायर है और यहां पे हमने एक रजिस्टर लगा दिया है, यहां पे एक सीधा वायर है, यहां पे भी एक रजिस्टर कनेक्टेड है, ठीक है जी, और यहां पे एक रजिस्टर है। कुछ इस तरह का सर्किट है। ये ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट है, सारे के सारे रेजिस्टेंस 10 ओम के हैं। सोचिए, सबकी वैल्यू 10 ओम दे रखी है। आपको बताना है इनके बीच का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या होगा। आपको आर ए बी की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। तो आर ए बी क्या होगा उसको जरा देखते हैं। तो कैसे देखें भाई आर ए बी, यहां पे अब आपको अगेन सीरीज पैरेलल देखने में थोड़ी दिक्कत आएगी। आप ये नहीं कह सकते कि ये 10 और 10 जो है वो सीरीज में है, क्या पता यहां पे करंट का डिवीजन हो रहा हो, यहां पे जो करंट आएगा वो सारा का सारा इधर जाए, कोई गारंटी नहीं है, हो सकता है आगे वाला सर्किट जो है वो खींच रहा हो इधर करंट, ठीक है, कुछ नहीं कह सकते। तो ऐसे सर्किट में हम फंस जाते हैं, हमें नजर ही नहीं आ रहा कि कौन सा सीरीज है कौन सा पैरेलल है। हम ये नहीं कह सकते कि ये जो 10 है और ये जो 10 है ये पैरेलल है या सीरीज है, कुछ नहीं बता सकते। तो उलझा पुलझा डायग्राम आ गया हमारे पास, ठीक है। अब ऐसे केस में क्या करें, ऐसे केस में आप जो है एक डिफरेंट टेक्निक का इस्तेमाल कीजिए। जब भी आपको समझ ना आ रहा हो कि कौन सा सीरीज है कौन सा पैरेलल है और डायग्राम उलझा पुलझा आ गया, एक के ऊपर दूसरी ब्रांच ओवरलैप कर रही है, कुछ देखने में कुछ बनी नहीं रही बात, तो ऐसे में आप जो है एक इजी वे पकड़िए। और वो इजी वे क्या है, इसको सिंप्लीफाई कीजिए, इस पाथ को, इस सर्किट को सिंप्लीफाई कीजिए। और इस सर्किट को सिंप्लीफाई करने का बेस्ट वे यही है कि इसको स्टेप वाइज जो उलझा पुलझा है उसको सिंपल करके बनाओ। और सिंपल बनाने के लिए आपको पाथ को फॉलो करना होगा, जो जो पाथ बन रहे हैं उनको फॉलो करना होगा। पाथ को कैसे फॉलो करेंगे वो देखेंगे। मैं इस मेथड का जो नाम है उसको मैं पाथ मेथड बोलता हूं, आप अपना नाम दे सकते हो भाई कुछ भी, ठीक है, मैं इसको पाथ मेथड बोलता हूं, ऐसा कोई स्टैंडर्ड नाम नहीं है ये, आप अपना नाम दे सकते हो। अल्टीमेटली आपको सोल्व करना है प्रॉब्लम को, ठीक है। तो पाथ मेथड में क्या होता है, आपको पाथ से एक पाथ पे चलना होता है और उसके हिसाब से फिर देखने होते हैं कितने रास्ते बट रहे हैं, उनके हिसाब से आपको इस डायग्राम को सिंप्लीफाई करना होता है। पहले एक बार सिंप्लीफाइड डायग्राम बन गया उसके बाद इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आप इजीली कैलकुलेट कर लोगे। अब वो सिंप्लीफाइड डायग्राम बनाए कैसे उसको जरा समझिए। तो पाथ मेथड में क्या होता है, आपको जितने भी नोड या जंक्शन पॉइंट हैं उनकी नेमिंग करनी होती है। अब मैंने यहां पे दो वर्ड यूज किए हैं, एक नोड और एक आपका जंक्शन। तो नोड क्या होता है, जहां पे दो या दो से ज्यादा ब्रांचेस मिलती हैं, हर रजिस्टर को एक ब्रांच की तरह आप ट्रीट कर सकते हो। नोड पॉइंट क्या होता है, जहां पे दो या दो से ज्यादा ब्रांचेस मिलती हैं। और जंक्शन क्या होता है, जंक्शन वो होता है जहां पे तीन या तीन से ज्यादा मिलती हैं। तो
तो कोई भी जंक्शन होगा नोड जरूर होगा, क्योंकि जंक्शन में 3 ब्रांचेज मिल रही हैं। नोड के लिए 2 की जरूरत ही है, बस 2 या 2 से ज्यादा की, और जंक्शन में 3 या 3 से ज्यादा जो है उसको हम जंक्शन बोल देते हैं। तो जंक्शन जो है वो नोड तो पक्का ही होगा ना, क्योंकि जंक्शन के अंदर 3 मिल रही है, नोड के लिए चाहिए ही 2 मिनिमम, जंक्शन में जबकि 3 मिनिमम चाहिए, तो जंक्शन होगा वो नोड तो पक्का ही होगा। बट नोड, एवरी नोड इज नोट जंक्शन, ठीक है, क्योंकि नोड के अंदर 2 या 2 से ज्यादा ब्रांचेस होती हैं, उनको हम नोड बोलते हैं। जैसे कि देखिए, अगर मैं यहां पे आपको एक एग्जांपल दूं तो मैं ये कह सकता हूं इस सर्किट में ये भी एक जंक्शन पॉइंट है, क्योंकि यहां पे देखो एक ब्रांच ये होगी, 2 3 और ये इसको भी अगर मैं ब्रांच की तरह ट्रीट कर लूं, हालांकि इसको ब्रांच की तरह ट्रीट नहीं करना चाहिए, बट 3 तो मिल गए ना भाई, इसलिए इसको जंक्शन बोलेंगे। ऐसे यहां पे भी ये जंक्शन पॉइंट है, ये भी आप जंक्शन बोल सकते हो, इसको आप नोड भी बोल सकते हो, जंक्शन भी बोल सकते हो, डिपेंडिंग ऑन ये ब्रांच। इस ब्रांच में रजिस्टर नहीं है, बट फिर भी मैं इसको एक नोड बोल दूंगा। चलो, हमें तो अल्टीमेटली नोड या जंक्शन ढूंढने हैं। नोड का मतलब 2, जंक्शन का मतलब 3। नोड मिल जाए तो भी अच्छा है, जंक्शन मिल जाए तो भी अच्छा है, उनको डॉट लगाते चले जाओ, ठीक है। तो ये देखो, इसको आप जंक्शन बोल सकते हो, इसको आप नोड बोल सकते हो, ये पता नहीं हमें, नोड बोलना वैसे सही नहीं है, इसको आप जंक्शन बोल दो, चलो भाई, ये कोई ज्यादा मुश्किल चीज नहीं है, ठीक है ना। तो ऐसे जो कनेक्शन पॉइंट है, मैं उनको बस डॉट लगा रहा हूं। जंक्शन नोड कुछ नहीं होता, मिलने वाले पॉइंट्स को हम जंक्शन बोल देते हैं, और क्या है, ठीक है। तो हमने इनको नोड पॉइंट को ऐसे डॉट लगा दिया। अब इनकी नेमिंग करते हैं, अगला काम है नामकरण करने का। तो ए पॉइंट यहां पे है, बी पॉइंट यहां पे नाम दे दिया, इस पॉइंट को मैं सी बोल देता हूं, ठीक है। अब जरा देखो ध्यान से, ये पॉइंट सीधा वायर से कनेक्ट है, यहां पे बीच में कोई रजिस्टर नहीं है, तो इसको भी आपको सी ही बोलना होगा। अगर आपने इसको सी बोल दिया तो ये भी पक्का सी होगा। क्यों भाई? क्योंकि सीधा वायर है, ठीक है, कोई बीच में रेजिस्टेंस नहीं है, तो इसको सी बोल दो। फिर आइए, अगर मैं इसको डी बोल दूं, इसको सी नहीं बोल सकता, बिकॉज बीच में यहां पे रेजिस्टेंस आ गया, देखो यहां से यहां तक का। तो अगर ये डी पॉइंट है तो फिर ये पॉइंट पक्का फिर डी बनेगा भाई। क्यों पक्का डी बनेगा बताओ? क्योंकि यहां पे भी सीधा वायर है, ध्यान से देखिए, तो इसलिए अगर ये डी है तो ये भी डी बनेगा। अच्छा, अब यहां पे आओ, अगर ये डी है तो ये क्या बनेगा? ये भी तो डी बनेगा। क्यों भाई डी बनेगा? बिकॉज सीधा वायर है भाई, तो ये भी डी बनेगा। अच्छा, ये डी है, यहां पे सीधा वायर लगा दिया तो ये भी डी बनेगा। सही है? आई होप आपको समझ आया। अब बताओ कौन सा जंक्शन का नाम रह गया? सारे जंक्शन के नाम हो गए बस। तो सबसे अगला जो स्टेप है वो है नामकरण करना। तो इनकी नेमिंग कर दीजिए एक बार सबकी। एक बार जब नेमिंग पूरी हो गई है, अब हम पाथ को फॉलो करेंगे और इसको सिंपल बनाएंगे डायग्राम को। लेकिन उससे पहले आप वो रेजिस्टेंस देखो जिनके दोनों साइड पे सेम नाम हो। अगर कोई ऐसा रेजिस्टेंस है जिसकी दोनों तरफ सेम नाम है, वो रेजिस्टेंस इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस में पार्टिसिपेट नहीं करेगा, उसको आप हटा दो। क्यों हटाना है, क्यों पार्टिसिपेट नहीं करेगा, वो आगे चल के समझेंगे हम लोग, ठीक है। अभी के लिए बस इतना याद रखो, वो रजिस्टर जिसके दोनों तरफ सेम नाम आ जाए, वो रेजिस्टेंस को आपको हटाना है, वो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस में पार्टिसिपेट नहीं करेगा। जैसे कि यहां पे देखो, ये जो रेजिस्टेंस है इसके इधर भी डी है, इधर भी डी है, तो ये इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस में पार्टिसिपेट नहीं करेगा, ठीक है। और जरा देखो, कोई ऐसा रेजिस्टेंस मिल जाए जिसके दोनों तरफ सेम नाम हो, और तो कोई ऐसा है नहीं भाई, ठीक है, तो इसका मतलब है ये रेजिस्टेंस हट जाएगा, बस ये इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस में पार्टिसिपेशन नहीं दिखाएगा, ठीक है। अब चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट जरा देखिए। अब इसको सिंपल डायग्राम बनाते हैं इसका। तो अब इसका सिंपल डायग्राम कैसे बनाएंगे? पाथ फॉलो कीजिए, ए से स्टार्ट कीजिए। तो चलिए मैं ए से स्टार्ट करता हूं, ये मेरा ए पॉइंट है, यहां से स्टार्ट करते हैं। तो पहले क्या आएगा बताओ? पहले आ जाएगा आपके पास 10 ओम, ये आपके पास आ गया 10 ओम। और आप कहां पहुंच गए? आप पहुंच गए सी पॉइंट पे, ये हमारा सी पॉइंट है। अब सी के बाद देखिए, तो इस पे निशान लगा लो, ये हमने कवर कर दिया। सी के बाद देखिए, सी से ये भी डी है, ये भी डी है। अच्छा, ये सी से डी है, ये भी सी से डी है। तो ऐसे सी से तो बहुत सारे पॉइंट निकले, बहुत सारे रेजिस्टेंस निकले हुए हैं। तो जितने भी निकले हुए हैं सारे बनाओ, एक सी से डी बना दो, सी से डी। सिंपल डायग्राम बनाना है, सेम डायग्राम को फॉलो नहीं करना है, सिंपल बनाइए। सी से डी, ये होगा 10, और इस पे निशान लगा लो। ये जो रजिस्टर है, ये भी एक तरफ सी है एक तरफ डी है, तो इसको भी मैं सी से डी बोल देता हूं। ये लो जी, ये भी आपका 10 ओम हो गया, सी से डी, ठीक है जी, ये भी निशान लगा दो, ठीक है। अब आइए, ये जो रेजिस्टेंस है इसका भी एक तरफ सी है एक तरफ डी है, तो इसको भी सी से डी बोल देते हैं। 2 पॉइंट के बीच में ही तो है, सी और डी के बीच में, तो इसको भी यहां पे लगा दो भाई, सी से डी के बीच में, ठीक है। ये भी आपका 10 ओम हो गया, ठीक है, 10 ओम, इस पे भी निशान लगा दो, सी से डी। और देखो, ये जो रेजिस्टेंस है ये भी सी से डी के बीच में है, तो इसको भी आप यहां पे कनेक्ट कर दो, ठीक है, सी से डी के बीच में 10 ओम, और इस पे निशान लगा दो। अब आइए, ये जो रजिस्टर है
ये वाला देखो, ये भी C से D के बीच में, एक तरफ C है और एक तरफ D है, ये वाला 10 ओम जो है ना, तो इसको भी आप C से D के बीच में दिखा दो भाई, ठीक है। ये लो जी, ये भी हमने C से D के बीच में दिखा दिया 10 ओम, और इस पे भी निशान लगा दो। अब रहा कौन सा, बस सारे हो गए, बस एक ये नहीं, ये रहा ना, एक और भी है भाई रेस्ट C से D, तो एक और लगा दो C से D, ठीक है। ये लो जी, C से D आपका ये 10 ओम और हो गया। इसलिए मैं कह रहा था कि काटते चले जाओ, जो जो बनाते जाते हो काटते चले जाओ। कई बार क्या होता है, एक आधा छूट जाता है और गलत कर दोगे फिर उससे, तो काटते चले जाओ, जो जो बनाते जा रहे हो काटते चले जाओ, ठीक है। अब बताओ कौन रह गया, ये भी कट गया, ये भी कट गया, सारे कट गए, सिर्फ ये रह गया D से B। तो D से और B के बीच में एक आप 10 ओम और कनेक्ट कर दो, सही है भाई। तो इसका एक सिंप्लीफाइड डायग्राम ये बन गया है। अब तो बहुत आसान हो गया हमारे लिए, हमें तो A और B के बीच का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस चाहिए था। तो आप क्या करोगे जरा देखो, ये 10 10 10 10 सारे 10 है, और कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 है, पैरेलल में लगे हुए, सबका स्टार्टिंग पॉइंट सेम है, एंड पॉइंट सबका सेम है, तो सारे के सारे पैरेलल में है। तो इनका इक्विवेलेंट क्या बनेगा, 10/6, 2 2 4 2 6 है ना। तो आप जरा देखो, यहां पे तो 10 ओम आ गया, ये मेरा 10 ओम आ गया। इसको अगर आप रिप्लेस करोगे तो किससे रिप्लेस करोगे बताओ जरा, 10/6 ओम से रिप्लेस कर दो, और ये जो है ये आपका 10 ओम ये आ गया, 10 ओम ये आ गया, और ये पॉइंट है मेरा A और इधर है मेरा B पॉइंट। तो आप A और B के बीच का इक्विवेलेंट निकाल सकते हो, सारे सीरीज में आ गए। तो सीरीज में आ गए तो क्या करोगे बताओ जरा, 10 प्लस 10/6 प्लस 10, तो ये बन गया 20 प्लस 10/6, ठीक है। 20 तो ये होगा, प्लस 10/6 और कर दो, तो ये हो जाएगा 130/6। अब आप इसको सिंप्लीफाई कर लो, जो भी डेसिमल में वैल्यू आ रही है, ये इन दोनों पॉइंट के बीच का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस होगा, ठीक है। इस चीज को आपको ध्यान रखना है। तो ऐसी प्रॉब्लम जब भी आ जाए जिनमें उलझा पुलझा डायग्राम हो, पता नहीं चल रहा हो कि कौन सीरीज है कौन पैरेलल है, ओवरलैपिंग ब्रांचेस आ रखी हो, तो उसको फिर आप इस तरह से सिंपल कर सकते हो, पाथ मेथड से सिंप्लीफाई कर लो और उसके बाद आप सोल्व कर लो। एक और बात बताता हूं, कई बार क्या होता है, सीरीज में ऐसे लगे होते हैं 2-3 रेजिस्टेंस, आप इनको आगे पीछे कर दोगे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। मतलब अगर आपने इसी कनेक्शन को ऐसे दिखा दिया कि भाई पहले जो है ये 10 ओम लगा दिया, फिर आपने ये 10 ओम लगा दिया, ठीक है, और उसके बाद आपने ये 10/6 लगा दिया, तो कोई फर्क नहीं पड़ता उससे, ठीक है। सीरीज में जो रेजिस्टेंस कनेक्ट होते हैं उनकी अदला बदली कर सकते हो, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। सिमिलरली जब पैरेलल में लगे होते हैं तो कौन किसके ऊपर लगा रहे हो, कौन नीचे लगा रहे हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, अल्टीमेटली तो कंबाइन ही होने हैं, और यहां पे भी अल्टीमेटली ज्वाइन ही होने हैं। तो कैसे भी लगा सकते हो, आगे पीछे कर सकते हो ब्रांचेस को, जब सीरीज में होते हैं तो उससे फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। तो इस चीज को आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। तो दोस्तों आज का जो एपिसोड है उसमें उसका क्योंकि टाइम हो गया है, तो उसमें हम इतना ही करेंगे। अगले एपिसोड में जब आपसे मुलाकात होगी तो कुछ और ऐसी सिचुएशन को देखेंगे, प्रॉब्लम्स को देखेंगे, और कुछ और नई कॉम्बिनेशन को डिस्कस करेंगे, ठीक है। आज के लिए इतना ही करते हैं, नेक्स्ट एपिसोड में फिर से आपसे मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखिए, पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए, नेक्स्ट टाइम मिलेंगे। थैंक यू।